हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, कल जो मैंने डिस्कस कर लिया था उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसमें भी बात करेंगे आयंस क्या होते हैं, रेडिकल आयंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट स्टैटिक रिवीजन चलेगा क्योंकि रिवीजन टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। जैसे आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कल हमने बात कर ली थी एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे आयंस एंड रेडिकल्स। लेट्स फोकस। Ions and radicals, an atom or a group of atom can exist independently with the charge. These are formed by the loss or gain of electrons. They are called radicals or more commonly ions. या तो इसको रेडिकल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, आयन। एक सिंपल एग्जांपल लेके बात करें तो हमें पता है एक सोडियम है, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, Na+ बना देगा। और एक क्लोरीन है, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या बना देगा, Cl-। यस और नो? तो दैट इज व्हाट गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज व्हाट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this is why this is called what, ions, or either you can say that radicals. That's very simple understanding. Clear? यहाँ तक कोई डाउट है? टाइप्स ऑफ आयंस और रेडिकल्स। तो टाइप्स ऑफ आयंस क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आयंस आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड cation, और सोडियम आयन इज पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एज अर्ली आई एक्सप्लेन हियर। सोडियम एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सोडियम क्या बन रहा है, प्लस, Na+ बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ है एक तरीके से। कैसे? प्रोटॉन्स कितने थे, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11। अब देखो यहाँ जो भी डोनेट किया वो प्रोटॉन नहीं किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो भी रहेगा उसका तो क्या किया जाएगा, डोनेट, या क्या किया जा सकता है, गेन। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका डोनेट गेन नहीं करेंगे, पहले कह रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ऑलरेडी इनसाइड द इंक्लूज्ड है वो प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। जैसे मैंने शॉर्ट में समझाया भी था, पापा और नाना जी अंदर है और मम्मी इलेक्ट्रॉन बाहर है। याद है कि उड़ गया? तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, 10। प्रोटॉन में नो चेंज, एंड हियर ऑलरेडी चेंज। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले थोड़ा डीपली कि अगर यहाँ बात करें इसने लॉस या क्या किया, गेन, तो किसका करता है, इलेक्ट्रॉन का करता है। किसका करता है, इलेक्ट्रॉन। किसका नहीं होता है? बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होता है? वेरी गुड। न्यूक्लियस इनक्लोज रहता है, बाउंडेड होते हैं, ये यहाँ पे गेनिंग और क्या नहीं करेंगे, लॉस नहीं करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो दैट्स वेरी सिंपल। और यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, एंड ओवरऑल चार्ज यहाँ +1। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस इज सोडियम आयन, और यू कैन से दैट रेडिकल। और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, और Cl- यू कैन से दैट। यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। अब देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में आएगी और बार बार आपको परेशान करेगी। एक तो है कैट आयन और एक है एन आयन। ठीक है, तो आप याद रखें ए आयन हमेशा क्या रहता है, माइनस। ठीक है, कैट यहाँ तो क्या रह जाएगी, पॉजिटिव। शॉर्ट में याद रखेंगे, कैट यहाँ तो पॉजिटिव, और ए नयन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये नयन हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं आपके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर उधर भटकते ही रहते हैं, कहीं एक जगह टिकते नहीं है। अब लफड़ा कहाँ पड़ता है, जब बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है तो एक वर्ड आ जाता है कैथोड, एक वर्ड आ जाता है एनोड। समझने की कोशिश करना, है ना। विद्वान तभी बनते हैं जो बच्चे इसको डीपली समझ लेते हैं, बाकी हर कोई ऊपर ऊपर तो सब जानते हैं। कैथोड की बात करें तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव रहता है। दोनों चीज़ें एक्साइटमेंट में याद करने से अच्छा है कि अपन शांति से को एक्सेप्ट कर ले और परमानेंट रखें। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव है, और कैथोड बोला जाए तो रॉड है। कैथोड एक रॉड है, कैसी रहती है, नेगेटिव, खुद नेगेटिव रहती है। और एनोड एक रॉड है, वो पॉजिटिव रहती है। जबकि एनायन नेगेटिव होता है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव। दोनों अपोजिट है, देख लेना आप। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ें आपको आगे जाके भारी नहीं पड़े, तो यहीं पे हमने इसको एंड किया।
चलिए, ये क्लोरीन का पूरा फॉर्मेशन है, तो ये भी आपको समझा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होता है या गेन होता है, और गेन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो गए, 18। ठीक है, बाकी प्रोटॉन वही का वही रहेगा, 17 है तो 17 ही रहेगा, इसमें कोई गेन और लॉस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। फॉर्मेशन क्लोराइड आयन है। जैसे मैंने कहा, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, Ca+2 लिखा है मैंने, ये इसका कैटायन है, एनायन है? वेरी गुड, ये इसका कैटायन है, तो कौन सी रोड पे जाएगा, ये कैथोड पे या एनोड पे? गलती कर दी आपने, ये जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होता है, रिपेल। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके एडवांटेजेस दिमाग में होने चाहिए, नहीं है तो काफ़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से। कोई कंफ्यूजन वाली बात आ गया समझ में? तो टू द पॉइंट बात की, सिंपल थी बात। Sometimes group of atoms also give or accept electrons, forming positive or negative group of ion, and such group of atom having the positive or negative charge is called radicals। तो यहाँ वैलेंसी की बात करते हैं कि ये रेडिकल्स या ये आयन क्या इंडिकेट करते हैं। व्हाट डज द चार्ज इंडिकेट? द चार्ज इंडिकेट वैलेंसी ऑफ एन आयन। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने ये +2 लिखा है, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2। ऑक्सीजन लिखा है और हमने यहाँ लिखा है -2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ठीक है, मैग्नीशियम आयन को हम Mg+2 लिखते हैं, इसका मतलब इसके ऊपर कितने चार्ज डोनेट हुए हैं, 2, उसकी वैलेंसी कितनी है, +2। सल्फेट आयन है, और यहाँ कितना लिखा ऊपर, या 2-। ठीक है, बात एक ही है, इसने गेन की है। एंड इंडिकेट द वैलेंसी इज -2 एंड वैलेंसी ऑफ आयन एंड रेडिकल आर यूजफुल इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द। एप्लीकेशंस कहाँ हैं, केमिकल फॉर्मूले बनाने में। और आपको पता है इस चैप्टर में हमने सीखा था कि हाउ टू फॉर्म द केमिकल फॉर्मूलाज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी था, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, वेरिएबल वैलेंसी। समटाइम द सेम एलिमेंट में एग्जिबिट वन वैलेंसी इन वन कंपाउंड एंड अनदर वैलेंसी इन सम अदर कंपाउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, कॉपर दो टाइप की वैलेंसी लेकर बैठता है, एक तो +1 आती है और एक +2 आती है। तो ये क्या कहलाएगा, कैसा एलिमेंट कहलाएगा, वेरिएबल वैलेंसी वाला। कैसा कहलाएगा, वेरिएबल वैलेंसी। सिल्वर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, +1 +2, और गोल्ड के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, और आयरन के साथ भी सेम प्रॉब्लम, +2 और +3। और गोल्ड में ध्यान रखना +1 और क्या है, +3 है। कार्बन, भाई कार्बन ऐसा है जो डोनेट भी कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये K शेल हो गया, और ये क्या हो गया, L शेल। आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब 1 और 2 तो फिल हो गया, कोई इशू नहीं है, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि 4 डोनेट करे या क्या करे, एक्स गेन करे, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर तो जो प्रोटोन है वो नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं, 6 है, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। तो 6 प्रोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकते। याद रखना, जितने हैं उतने हैं तो संभाल लेंगे, या उससे कम है तो संभाल सकते हैं, ज्यादा होती क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियर फोर्स क्या कर जाएगा, वीक हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, और इम्बैलेंस होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। फिर सर क्या करें, फिर डोनेट कर दें इनको डोनेट करती क्या हो जाएगा, और ज्यादा ये साइज श्रिंक कर जाएगी, और न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग कर जाएगा कि ये एटम ही बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्मॉल, और उसकी एग्जिस्टेंस पे भी खतरा बन जाएगा। तो क्या करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, खाली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, क्या करते हैं, शेयरिंग, क्योंकि एक टेम्पररी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, टेम्पररी। बात समझ में आई, टेम्पररी बॉन्ड, कि हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की, 4 लाख तू लगाएगा, 4 मैं भी लगाऊंगा, 4 तेरा भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। जिस दिन नहीं करना है तो 4 मेरे वापस ले लूंगा, तू 4 तेरे वापस ले ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई परमानेंसी नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने शादी कर ली किसी के साथ, ये आयोनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, आयोनिक। आप ये डाइवोर्स लेने जाएंगे तो कोर्ट 6-7 साल लगा देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करना बहुत आसान है, आयोनिक बॉन्ड बनाना बहुत ईजी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तोड़ने जाओगे तो वकील बहुत फीस ले लेगा, यस और नो, तो सोचना 10 बार। क्लियर? और आज की मॉडर्न जनरेशन
ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लिव इन रिलेशनशिप इज अलाउड। वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है वो? साथ में रह रहे हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझना, ये भाषा याद रखिए, हमें तो याद होना चाहिए। वो बात की एक बात है। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। गेटिंग? ठीक है। और -4 मैक्सिमम चांसेस, +4 भी चांसेस है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। जैसे एग्जांपल के लिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देता है? मीथेन। क्या बना देता है? मीथेन। अब हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये तो प्लस लेके आया है, ये क्या लेके आएगा? -4, क्योंकि प्लस 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 तो +4 हो गया। ठीक है, प्लस बोलने आता है, डोंट वरी, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगे यू करके बोल रहे हैं। अब ये -4 यहाँ पे हो गया, और यस और नो। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन हाइड्रियम बन के आ गया। क्या बन गया है? हाइड्रियम। हाइड्रियम का मतलब एक ले लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करती हाइड्रोजन क्या बन गया? माइनस। क्या बन गया? माइनस। साला ये जैसे ही माइनस बना तो वो क्या बनेगा? प्लस। समझ में आ गई बात? इसलिए हाइड्रोजन की जो सिचुएशन है वो पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी फिक्स नहीं है उसकी, क्योंकि दोगला बिहेवियर करता है, कभी मेटल बन जाता है तो कभी नॉन मेटल, इसलिए इसकी सर्टेन पोजीशन है ही नहीं। उसको कहाँ रखा है हमने? फर्स्ट नंबर पे रख दिया उसको। ठीक है, कि डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए फर्स्ट लास्ट। समझ में आया कि नहीं है? लेट्स सी टू द पॉइंट। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसके लिए कंपलसेशन है कि आपको क्या याद होनी चाहिए? वैलेंसी। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो यू कैन नॉट फॉर्म एनी फॉर्मूला। ठीक है, और प्लस माइनस आपको कंसिडर करने नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे यहाँ कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, एल्यूमिनियम और कौन है? क्लोरीन है। एल्यूमिनियम और कौन है? क्लोरीन है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, ये एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट, और ये क्या है? आपको पता है इसकी वैलेंसी +3 होती है, इसकी क्या होती है? माइनस। मैंने पहले ही कहा था इसका आप कोई भी माइनस प्लस से लेना देना नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम, वेरी गुड, Al क्या बन गया? Cl3। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ ले लिया हमने कार्बन, और यहाँ क्या ले लिया? ऑक्सीजन। तो बट ऑब्वियस आपको इतना तो पता होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसकी क्या होती है? +4। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन तब तक नहीं लिखनी है जब तक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाए। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 की टेबल से कैंसिल हो गई, तो ये चला जाएगा CO2। खत्म। बात समझ में आ गई क्या? तो दैट्स अ करेक्ट वे टू राइट एनी फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? ठीक है, कंफर्म है क्या? चलिए आप बताना। CaCO3, चलिए बताइए कैसे बनेगा ये? CaCO3। लिखने की भी ट्राई करो बेटा, पता चला। CaCO, ये कौन सा फॉर्मूला भाई? याद रखना, इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? +2, 1:1। आंसर बनेगा CaCO3 पूरा, ये आंसर हो गया। तो यू हैव टू बी रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में एक सिंगल मिस्टेक भारी पड़ जाएगी अपने को। समझ में तो आ रहा है? बहुत इजी स्टाइल से चल रहा हूँ, घर पे जाके इस वीडियो को रिवाइज करें, 10 बार बोला है लेकिन करते नहीं है, फिर कहते हैं सर मेरे कॉन्सेप्ट गायब होने दीजिए। गायब ही होगा। खैर यहाँ तक तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाना चाहिए। जी कार्बोनेट है, और Ca यहाँ पे कैल्शियम है। आगे देखें आपके सामने, CO2 वाला मैंने बता ही दिया था आपको, सिंप्लीफाइड रेशियो लेना है और क्या बन जाएगा? ये CO2। ठीक है, एक और देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम और कौन है? फॉस्फेट। तो देखिए क्या बना है यहाँ पे, सोडियम के पास कितने आ गए? 3, और फॉस्फेट के पास कितना है? -+1 था तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस से में कोई लेना देना नहीं है। फाइनली आंसर आ गया Na3PO4। Mg और कौन आ गया? SO4, तो MgSO4 ही लिख दिया, क्योंकि +2 है तो 1:1 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, रेशियो को सिंप्लीफाइड ही नहीं करते। पहले तो देखना है कि सिंप्लीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, ये 2 है और ये 2 है, तो क्या हो गया? 1:1, जो था वही लिख दिया, Mg का Mg, SO4 का SO4। NH4 और HCO3 यही है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, +1 और -1 है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा ही लिख दो। क्या लिख दो? NH4। कोई समस्या है यहाँ तक? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वन, एंड दिस वन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़े क्या? चलिए बेटा नेक्स्ट। यहाँ तक मुझे लगता है ये सब खत्म हो गया। अमोनियम सल्फेट अभी बना दिया था हमने, क्या बनाया था? NH4 SO4। NH4 में क्या रहेगा बताओ? +1, और यहाँ क्या रहेगा? -2। तो NH4 का क्या रह जाएगा? होल ट्वाइस, और क्या बन जाएगा? SO4। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेके चलना है। ये क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए बेटा आगे बढ़े। तो ये सारा तो अपना है नहीं, ये वाला फॉर्मूला मैंने समझा दिया अभी आपको, तो रिलेटेड उसको नहीं बात करेंगे। अब चलते हैं हम MCQ पैटर्न पे। ये किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है जो MCQ हमारे सिलेबस में नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। फ्लो चार्ट थोड़ा क्विक मैनर में रिवाइज करूंगा मैं, तो समझ लेना। सबसे पहले बात किसकी चलेगी? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स एंड मोलिक्यूल में सबसे पहले किसकी बात की हमने? लॉस किसने दिया था? तो किसी लेवोशियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। प्लीज कीप इन द ब्रेन, इनका नाम याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th में इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास बोला था कि मास ऑफ रिएक्टेंट साइड किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, आगे और बात करें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ दिया, यहाँ लिखा मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन 1:8। प्राउस्ट ने जो लॉ दिया, इन्होंने कहा केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो उधर भी क्या आएंगे? 2। यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो उधर भी क्या आएगा? 1 ऑक्सीजन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, हमेशा क्या रह गया? सेम या इक्वल। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आया गुड़ गया ही। फिर हमने बात क्या की थी? नेक्स्ट बात की थी हमने प्रॉपर्टीज। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Combine in the ratio of the whole number relative to the constant proportion. Element has the identical in mass and chemical proportion. Atomic radius हमेशा नैनोमीटर में मेजर होती है, पिकोमीटर में मेजर होती है, और एंगस्ट्रम में भी मेजर होती है। तो एंगस्ट्रम, पिकोमीटर और नैनोमीटर। यहाँ देखो बेटा, मेरी शादी हो गई है, मेरे सामने देखो तो क्या फायदा है? अब देखो बेटा, एटॉमिक मास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की बात करें तो 1 AMU इजिकल टू कितना होता है? 6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और कार्बन आइसोटॉप्स मतलब 1/12 ऑफ 6C12। 6C12। फिर हमने बात की थी यहाँ पे, फिलहाल हमें तो ये तो मतलब है नहीं, यहाँ बात करते हैं केमिकल फार्मूला। तो हमने केमिकल फार्मूले की भी बात कर ली। वैलेंसी रूल से ये डिटरमाइन होता है। किससे डिटरमाइन होता है? वैलेंसी रूल से। फिर हमने बात की थी आयन चार्ज। तो आयन के लिए बताई थी आपको, क्या बताया था हमने? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। तो कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव। एनायन क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। और एनोड क्या होता है? तो रोड्स की बात करेंगे तब बात अलग है। मोलिक्यूल्स की बात कर ली, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, मोनोएटोमिक, पॉलीएटोमिक। अरे यस और नो, कि नंबर्स कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर लेंगे इसको। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। हमारे सामने पहला MCQ है, ठीक है। ये तो अभी न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में भी है नहीं फिलहाल। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। हाँ ये जरूर है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, टेल मी दी आंसर, बताइए इसका क्या रहना चाहिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम? एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच molecules and ions are formed. Atoms are always neutral in nature. And atoms aggregate in large number to forms the matter that we can see, feel or touch. C is right answer. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में हो जाएंगे तो हम NaCl मिलने के बाद सॉल्ट दिखता है, नहीं दिखता ऐसा नहीं है। तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम सी भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। यस और नो? तो डी तो गलत नहीं है, डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए की बात अगर डिस्कस करें, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ एटम अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है। कुछ की बात अलग है, जैसे ऑर्गन है, स्टेबिलिटी में आ गया तो बात अलग है। फिर बात करें बी ऑप्शन की, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मोलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि एटम्स ही एक बेसिक यूनिट होती है जिससे आप क्या बना सकते हो, जैसे N2, Cl2, ये सारे कौन है? मोलिक्यूल्स है। और क्या बना सकते हो? कंपाउंड लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी इज राइट आंसर। 1U या 1 AMU मीन्स बिल्कुल सही बात आपने पढ़ा है। कोई भी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर रहेगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
ये आपको बहुत बार समझाया है और आपको लगभग अब तो याद हो गया है, सबसे बड़ी बात तो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आगे चलें तो हम यहाँ बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या नहीं करना है इसको अभी क्योंकि सिलेबस में है नहीं। अ सैंपल ऑफ NH3 मोलिक्यूल irrespective of the source containing 82.35% nitrogen and 17.65% of hydrogen by mass. This data supports, चलिए बताइए, law of conservation of mass, law of, ये सॉरी लो है ना, ये law of multiple proportion, law of definite proportion and Avogadro's law. देखो यहाँ साफ साफ बोला है कि सोर्स जो कंटेन कर रहा है 82.35, 82.35 में 65 प्लस करोगे 83 हुआ, तो टोटल कितना परसेंटेज होगा? 100% हो गया ये। अरे यस और नो? रेशो की बात यहाँ कहाँ कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर ये ऐसा डेटा दिया है, हाइड्रोजन बाय मास परसेंटेज दे रखा है आपको, ठीक है, तो रेशियो का कहाँ लेना देना है भाई? मास परसेंटेज जरूर दिया हुआ है, रेशियो की बात कहाँ की बताऊं मुझे? तो बोला ओके डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, वो भी कहाँ बोला हो बताओ? देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक सैंपल है, रिस्पेक्टिव सोर्स क्या कंटेन करता है वो बताया है कि नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, मास बाय मास बोला गया है। अब बाय मास में तो हम डायरेक्ट कोई बोल नहीं सकते, बाय मास का स्टेटमेंट कहाँ पे फॉलो हो जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे फॉलो हो जाता है, नॉट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। बेटा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन तभी होता है जब हम रेशियो की बात करते, जैसे मैंने कहा 1:8 बाय मास रेशियो की बात करते, तो अभी फिलहाल हम परसेंटेज की बात करें कि इतना परसेंटेज कौन है? नाइट्रोजन है, और इतना परसेंटेज कौन है? हाइड्रोजन है। बाय मास बात की, कहीं पर भी हमने इसका रेशियो निकाला नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। एन एलिमेंट एक्स इज डाईवेलेंट, समझना। अनदर एलिमेंट वाई इज टेट्रावेलेंट। द कंपाउंड फॉर्म बाय दिस टू एलिमेंट्स विल बी वाई डी। का मतलब ये है कि ये एक्स और ये क्या डियर स्टूडेंट वाई, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 4, तो 1:2 होगा, ये x2 y। फॉर्मूला फॉर्मेशन तभी होता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत क्लियरली पता होगी तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं ना। ये क्लियर हुआ? उड़ गया? कंफर्म? आगे बढ़े। देखो जब फिर मैं एटोमोसिटी पढ़ी थी हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें इतने प्रेजेंट है। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऑक्सीजन लिखा इधर और -2 लिख दिया इधर, क्या लिख दिया? -2, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, हाँ मैं समझा रहा था एग्जांपल, O-2 है, क्या बेटा? O-2। अब मान लीजिए ये क्या है, फिर पता आपको अकेला ऑक्सीजन है तो मोनो, और अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो डाई है, तो यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ तो हमें पता ही नहीं है एक्स कौन है वाई कौन है, बस इतना ही हिंट दिया उसने कि एक डाई है और एक टेट्रा है। उससे फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो हम क्रॉस ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले हम सिंप्लीफाइड रेशियो लेते हैं, तो 2 और 4 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। सिंपल, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई, वाई के साथ 1 मल्टीप्लाई एक्स टू वाई। आ गया समझ में? क्या उड़ गया? चलिए वेल एंड गुड। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट, तो के
NO3, ये -1 और ये +1, वैसे ही 1-1 है रेशो इसका, तो क्या बनाएंगे और है वैसे वैसे ही बन जाएगा KNO3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो लगातार आंसर दे रहे हैं, न्यू स्टूडेंट को ये फील नहीं कर हमें क्यों नहीं आ रहे, आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। व्हेन यू कम इन द 10th स्टैंडर्ड, शुरुआत से पढ़ेंगे, शुरुआत से वर्कशीट्स करेंगे, लगातार बैठेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो तो छोड़ दीजिए। मोलिकुलर मास इज डिफाइन, ये भी नहीं है। चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, यस, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, only when energy is taken out from the system, when energy is either given to or taken out from the system, without energy change. बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि फिजिकल चेंज की बात चल रही है। एनर्जी बढ़ा दोगे वाटर क्या बन जाएगा, वेपर, और एनर्जी कम कर दोगे तो वेपर क्या बन जाएगा, वाटर, और ज्यादा कम कर दोगे तो लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड, या वाटर क्या बन जाएगा, आइस। आ रहा है समझ में, उड़ रहा है, आ रहा है बेटा, ठीक है। अब तुम्हें क्या आ रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, जब से यहाँ बैठ नहीं रहे हो तब से कुछ आ ही नहीं रहा बेटा आपका। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स, अरे ये नहीं, ये अभी अपने नहीं है, वैसे निकाल तो वैसे ही जाता है, कुछ नहीं होता। अभी 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम में 23 डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया, 2, ऑप्शन बी। टोटल ग्राम है, ये मास है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये कहना चाह रहा कितने यहाँ पर सोडियम है, एक सोडियम में कितना, 23, तो कितने, हाँ मोल्स कितने, सोडियम की कितने मॉलिक्यूल है, तो भाई डिवाइड कर दो, खत्म आंसर। अरे भाई ऐसा नहीं है। Which of the following represent the correct chemical formula? बिस्मथ, बिस्मथ। चलिए ये हमारे है नहीं, इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, है ना फिलहाल। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर आ गए हैं। चलिए 10 स्टार्ट रखिए, धड़ाधड़ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं आपके सामने रखूंगा आंसर शीट, स्पीड से धड़ाधड़ चलिए। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लिखते जाना है आप, बिना देखे बेटा, बिना देखे बेटा ना। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, वेरी सिंपल। Yes, mass cannot be created nor be destroyed, it can be always remain constant. Explain law of constant proportion, number of elements present in definite proportion in reactant side as well as product side by mass. आगे बात करें, who coined the term atom? Dalton, very good, John Dalton. Next, define atom, the tiny particles which cannot be visible by the naked eye, yes or no? Define molecule, it is a more than 2 atoms, combination of, वेरी गुड, ठीक है, मोर देन 1 कह सकते हैं, 2 और मोर नहीं बेटा, 1, मोर देन 1। डिफाइन एटोमोसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, दिस इज व्हाट, एटोमोसिटी। व्हाट इज द AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 ऑफ कार्बन 12। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यस और नो, वेरी गुड। कोवलेंट बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड है दूसरा, आयोनिक बॉन्ड। गिव द एटोमोसिटी ऑफ फास्फोरस, क्या रहेगी फास्फोरस की, पॉलीएटॉमिक है भाई, सीधी बात है। और नाइट्रोजन की क्या रहेगी, डाई एटॉमिक, N2। देखो बाउंड स्टेट होती है, फ्री स्टेट। बाउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, आयोनिक बॉन्ड बनाया, तो मैं डेफिनेटली उसके साथ क्या हूं, बाउंडेड हूं। फ्री आर्गन, किसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्री स्टेट, बात समझ में आई। वो क्या होता है, स्टेबल होता है? क्या नहीं, एटम एग्जिस्ट, अच्छा आपने ये लिख दिया है फ्री स्टेट एंड बाउंड स्टेट, चलेगा,
ये भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने टाइप बता दिए कि एटम किस किस में एग्जिस्ट करता है, तो आपने बोल दिया सर फ्री स्टेट और बाउंड है। भाई एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, या क्या कर दे, गेन कर दे। तो गेन करे, डोनेट कर दे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे आर्गन है, ना तो लेगा ना लेगा, कौन सी गैस होगी, नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी स्टेट आ जाएगी, फ्री स्टेट। और अगर वो शेयर करता है, रिएक्टिविटी है उसके पास, तो बाउंड स्टेट। हीलियम, जीनोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, बहुत सारी। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या है? व्हेन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए, या क्या अगर लूज किया जाए इलेक्ट्रॉन को, या किया जाए गेन, तो वो उसका आयन हो गया। तो यहां तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल, वेरी गुड। आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, चलिए, आज मुझे लगता है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।